जिन्होंने पेपर अभी दिया है। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2014 का है, पेपर वन, एडवांस का पेपर है ये। इसको करने के बाद दोबारा सॉल्व जरूर करना। जो प्रैक्टिस कर रहा है पेपर इजी लगेगा, मैंने इजी देख के दिया है अभी ये पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। C4H10O में टर्शी ब्यूटेनॉल है, ये पता है तुम्हें फॉर्मूला इसका CH3 होल थ्राइस COH होता है। तो टर्शी ब्यूटेनॉल है तो ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल होगा, करेक्ट है ये। टर्शरी ब्यूटेनॉल ये तो गलती हो गया सीधा, 1,1 डाइमिथाइल तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसे ये करेक्ट रॉन्ग है। तो एन ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल बिल्कुल सही है। आइसोब्यूटाइलकोल, 2 आइसोब्यूटाइलकोल ये रहा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो आंसर ACD आ जाएगा इसका, सही ना, ACD। फिर सेकंड क्वेश्चन है, द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड जेड विद डिफरेंट हेलोजेंस अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस इज गिवन बिलो। देखो ये दे रखा है, यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ पे CCH3 होल थ्राइस। तो रिएक्टिविटी होती है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और मैंने देख भी रखा है यहाँ पे हेलोजिनेशन किया हुआ है, एक बार I2 के साथ, एक बार Br2 के साथ, एक बार Cl2 के साथ। तो हेलोजिनेशन होगा तो मेन डिसाइडिंग जो ग्रुप होगा वो OH होगा, क्योंकि OH का है प्लस आर इफेक्ट, और CCH3 होल थ्राइस का सिर्फ प्लस आई है, इसका सिर्फ प्लस आई है, हाइड्रोजनेशन भी नहीं है इसका। तो इसलिए I2 जब आएगा तो होगा मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड, क्यों, क्योंकि I2 बल्कि है, I2 बल्कि है तो OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक क्राउडिंग लीस्ट है। Br2 आएगा तो वो दो जगह आ सकता है, एक बार Br यहाँ आ जाएगा और एक बार यहाँ पे भी आ सकता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और अगर Cl2 होगा तो लाइटर ग्रुप है, ये तीनों जगह आ सकता है। कह रहा है द ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय, कह रहा है ये जो हो रहा है Cl2 के साथ ट्राई सब्स्टिट्यूशन, Br2 के साथ डाई सब्स्टिट्यूशन, I2 के साथ ट्राई मोनो सब्स्टिट्यूशन, ये किस वजह से है। पहला, द स्टीरिक इफेक्ट ऑफ द हेलोजन, बिल्कुल सही है। दूसरा, द स्टीरिक इफेक्ट ऑफ द टर्शीब्यूटाइल ग्रुप, ये भी सही है, इसी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो आई यहाँ पे भी आ सकता था। फिर द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द फिनोलिक ग्रुप, ये भी सही है, इसका प्लस आर इफेक्ट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द टर्शीब्यूटाइल ग्रुप, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट है OH, इसलिए तो आंसर इसका ABC आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर, एन आइडियल गैस इन ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल एट इंटरनल प्रेशर PL एंड वॉल्यूम VL एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर TL एक्सपेंड्स इरिवर्सिबली अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। जीरो एक्सटर्नल प्रेशर है यहाँ पे, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, P एक्सटर्नल जीरो है, तो W हो गया जीरो। द फाइनल The final internal pressure, volume and absolute temperature of the gas are P2, V2 and T2 respectively. For this expansion, Q is equal to 0. देखो, expands irreversibly against zero external pressure, W 0 हो गया यहाँ पे। थर्मली इंसुलेटेड लिखा हुआ है, थर्मली इंसुलेटेड लिखा हुआ है, इसलिए Q 0 हो गया यहाँ पे। Q 0, W 0, P एक्सटर्नल 0। डेल्टा E होता है Q प्लस W, Q भी 0 है, W भी 0 है, तो डेल्टा ई टू क्या आ गया, जीरो। डेल्टा ई जीरो का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट मान सकते हैं, तो डेल्टा T जीरो हो गया। और डेल्टा ई होता है ना NCVDT, NCVDT, तो DT जीरो आ गया यहाँ से, DT जीरो। तो डेल्टा H जो है NCPDT होता है, डेल्टा H अगर पूछा होगा तो वो भी जीरो होगा। और डेल्टा T जीरो है, डेल्टा T जीरो है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है P1V1/T1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू P2V2/T2 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो टेम्परेचर T1 T2 तो सेम है, इसलिए खत्म। तो P1V1 जो P2V2 होगा, P1V1 जो P2V2 होगा, चेक करो। Q जीरो थर्मली इंसुलेटेड, T2 जो T1, डेल्टा T जीरो, P2V2 जो P1V1, बॉयल्स लॉ लगेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये वाली जो रिलेशन है ये सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स ढंग से पढ़ रखा है उसको पता होगा, ये जो रिलेशन प्रूव होती है दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इसलिए ये सही नहीं होगा। ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ट्रू है, नॉट फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट राउंड करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फेनोमेना। सर आपने शायद क्वेश्चन 3 भी डिस्कस नहीं करा। थ्री डिस्कस, अच्छा क्वेश्चन 3 देख लेंगे एक बार। इन द रिएक्शन शोन बिलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज आर, CH2NH2 है, एसिटिक एनहाइड्राइड डाला है, और CH2Cl2। एसिटिक एनहाइड्राइड डाला
तो CO NH2 डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि N के लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये नहीं देगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है अल्कोहलिक ग्रुप या अमीन ग्रुप से ही रेट करता है, तो इसे NH2 का H हटके COCH3 आ जाएगा। ये तुमने प्रोटेक्शन वाले टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है, ये तुमने प्रोटेक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा है कि यहाँ पे आ जाएगा COCH3। क्लियर है कि नहीं? है सही ना? NHCOCH3 और एसिटिक एसिड बाहर। क्लियर है कि नहीं? है तो आंसर इसका यही आएगा, सिर्फ ए वाला पार्ट, एमाइड वाला पार्ट टच नहीं होगा ये। सही ना? फ्री अमीन या फ्री एल्कोहलिक ग्रुप ही एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है, ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ डिस्कस हो चुका है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फेनोमेना। आइस फ्लोट्स इन वाटर, बिल्कुल सही है। आइस की डेंसिटी कम होती है ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनता है, इसलिए डेंसिटी कम तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है इसके अंदर। हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमीन्स देन टर्शियरी अमीन इन एक्वा सॉल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। तुम्हें ध्यान होगा प्राइमरी अमीन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या बनाता है? ये कंजुगेट एसिड, और ये कंजुगेट एसिड पानी से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो इसलिए पानी से स्टेबलाइज है ये पार्ट, इसलिए ये अच्छा बेस देन टर्शियरी अमीन, तो ये भी करेक्ट है। फिर फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ये गलत है, ये तो इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट आ जाता है CH3 का, इसलिए तो ये गलत हो जाएगा। और डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ये भी सही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, इसमें भी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऐसे। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, A B और D आंसर है इसका। ठीक है ना? A B और D आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए गैल्वेनिक सेल। हाँ बोलो। सर क्रिश को भी ऐड कर लो। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6, इन ए गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द रिएक्शन। सॉल्ट ब्रिज, ये बिल्कुल सही है कि केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ वो आयंस को, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, ताकि चार्ज डेवलप ना हो, चार्ज डेवलप ना हो, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर चार्ज डेवलप होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या आयंस का फ्लो नहीं होने देगा। याद है ना कि चार्ज एक्सेस में हो जाता था, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? सॉल्ट बेस का यूज करना पड़ता था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द रिएक्शन, ये ट्रू होगा। स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, ये तो गलत है, आयंस तो फ्लो करते हैं, ये गलत है। इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन, ये नेसेसरी तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लो इसको यूज नहीं करते हैं तो कुछ टाइम तक तो रिएक्शन होगी ना, वो तो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें सॉल्वेंट्स को यूज करना पड़ता है, ताकि लंबे समय तक हम सेल को यूज कर सके, तो ये गलत है। फिर एंश्योर्स मिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये तो मिक्सिंग नहीं होने देता है, तो ये तो है ही गलत। तो ये तो इसका 11th क्लास का भी क्वेश्चन है, 12th क्लास का भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सिर्फ वन आएगा, इसका आंसर सिर्फ वन आएगा। 7th क्वेश्चन, सर सी भी है उसका 6th का। तो सीरी क्यों बना है इसको? सी गिवन है 6th का। हाँ सर। सी देखो, सी के चांसेस कम है, सी डाउट में है थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे जिंक है, जिंक से ZnSO4 है, यहाँ पे जिंक रॉड है, और यहाँ पे कॉपर, तो और ये मैंने ये क्या कहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ZnSO4, यहाँ COSO4, तो जिंक से Zn2+ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ये आप आता रहेगा Zn2+, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करेंगे ऊपर से, इलेक्ट्रॉन ऊपर से फ्लो करेंगे, और उसके ये चलता रहेगा काम। Zn2+ यहाँ जब बहुत एक्सेस में हो जाएंगे तब सॉल्ट ब्रिज काम करेगा, तो इसलिए थोड़ा डाउट में है ये, इसलिए थोड़ा डाउट में है, ध्यान रखना चीज का। नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, लंबे समय तक सेल को यूज करना है तो जरूर डलना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट में है ये। ए अभी आंसर मार्क करना है इसका भी। मैंने आंसर क्या बोला वो उसमें उसमें जो मैंने भेजे हैं, यही बोला। ये थोड़ा सा डाउट में है ये, तो इसका A और C दोनों करो, क्योंकि सेल को हमें यूज तो करना ही है लंबे समय तक, तो इसको A और C में मार्क करना, A और C में। सर लेकिन हाँ बोलो। सर ये मतलब सही तो नहीं है ना, लेकिन ऐसा ना देख, नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन, कुछ डाउट में है अर्पित ये रीजन, क्योंकि सेल रिएक्शन तो हो रही है ना, इसके अंदर सेल रिएक्शन हो रही है, लेकिन हाँ लंबे समय तक यूज करना है तो हमें सॉल्वेज यूज करना पड़ेगा, ताकि ये जो एक्सेस चार्ज आ रहा है Zn2+, ये न्यूट्रलाइज हो सके। अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जा रहे थे
वो जा नहीं पाएंगे, उनको खींच लेगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए मैंने कहा था ये डाउट में है थोड़ा सा, तो इसको वही 50-50 वाला केस है, ये मार्क कर सकते हैं। सेल रिएक्शन तो उसके बिना भी होगी, लेकिन हाँ ये है कि अगर इसको यूज करेंगे तो लंबे समय तक सेल चलेगा, सही ना। तो इसको मार्क कर लो, शक ए और सी करना है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन हीटिंग विद Cu2s द reagents that will give copper metal is R। जो कॉपर मेटल देंगे, तो ये तुम्हें पता होगा कि Cu2O, Cu2s और Cu2O ये मिलकर के सेल्फ रिडक्शन करते हैं। क्या मिलता है? Cu प्लस SO2। चैप्टर है ये, एक्सट्रैक्शन चैप्टर, एडवांस में बिट्स में है, तो ये करना है तुम्हें। तो तुम्हें Cu2O चाहिए एक्चुअल में, Cu2O। तो Cu2O चाहिए, तो देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट गर्म हुआ 720 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो मिलता है CuO। CuO मिल गया, और CuO गर्म हुआ 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इसके, और मिल जाता है Cu2O। और हमें Cu2O ही चाहिए, तो CuO से भी Cu2O मिल सकता है, Cu2O तो है ही है, और CuSO4 से भी Cu2O मिल सकता है। इसलिए ये तीनों पॉसिबिलिटीज है, इसलिए ये तीनों पॉसिबिलिटीज है। ये सेल्फ रिडक्शन से मिलता है, और 3 ही मेटल्स हैं जो सेल्फ रिडक्शन से मिलते हैं, याद कर लेना। CuHgPb, जिसने लेक्चर्स मेरे किए होंगे उसको पता होगा। क्यों होंगे पंजाब, इस टाइप से मैंने याद करवाया हुआ है इसमें, या बहुत सारी चीजें हैं उससे याद कर सकते हैं इसको, सही ना। क्यों होंगे प्रभु, कुछ किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं इसको। ये 3 मेटल्स एक ऐसे ही हैं तो जो, है सेल्फ नहीं ये सिलेक्शन 3 वाला है, नहीं सिर्फ ये 3 है। CuHgPb जो एनसीईआरटी में देखा वही करना, और मत करना कुछ। CuHgPb ये 3 मेटल्स हैं जो सेल्फ रिडक्शन से प्रिपेयर होते हैं, ये 3 मेटल्स हैं जो सेल्फ रिडक्शन से प्रिपेयर होंगे। Cu2O, और एक ऑक्साइड होगा एक सल्फाइड होगा, मिलेगा कॉपर प्लस SO2 गैस। क्वेश्चन नेक्स्ट, 11th क्लास पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। इट बिहेव्स, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, इट बिहेव्स एज ए वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयनेशन। ये गलत हो गया, वीक एसिड तो है ये, लेकिन ये पानी की हेल्प से H+ रिलीज करता है, BOH4 नेगेटिव और H+ मिलेगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। सेल्फ आयनेशन नहीं होता इसका, ये गलत है लाइन। एसिडिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीजेस अपॉन एडिशन ऑफ ग्लाइकोल, ये सही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, 2006 में फर्स्ट टाइम आया था डिटेल में, इसी के ऊपर क्वेश्चन था वो। तो BOH थ्राइस है, अगर इसके अंदर हमने कोई भी सिस वाला एसिड याद कर लिया, सिस वाला एसिड डाल दिया इसके अंदर, जैसे ग्लाइकोल, जैसे कैटकॉल, जैसे रिसोर्सिनॉल, जिसमें 2 OH सेम साइड है, ट्रांस वाला नहीं सिस वाला, ये डाल दिया अगर मैंने। वाटर यहां से बाहर, वाटर यहां से बाहर, यहां से वाटर बाहर, और ये वाला O इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये वाला H+ रिलीज होगा, ये वाला H+ अब रिलीज हो जाएगा। ये H+ पास में है कि नहीं है, ये H+ रिलीज होगा जब लोन पेयर देगा, और यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाएंगे बोरोन के, बोरोन सेटिस्फाई हो गया, साथ में H+ इससे रिलीज कर दिया। तो एसिडिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीजेस अपॉन एडिशन ऑफ ग्लाइकोल, ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, याद कर लेना इसको जरूर। ग्लाइकोल में दोनों OH सेम साइड है, ग्लिसरॉल में दोनों OH सेम साइड होंगे, कैटकॉल में दोनों H सेम साइड होंगे, तो ये सब इसकी एसिड कैरेक्टर को, ऑर्थोबोरिक एसिड के एसिड कैरेक्टर को बढ़ा देंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 के। इट हैज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गलत है ये। इट हैज ए 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है पी ब्लॉक के अंदर डिटेल में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी शायद अभी कराया था, ये ध्यान है कि नहीं अर्पित? यस सर। तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट, इसलिए 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, ये ट्रू है, तो इसका आंसर बी और डी होगा, है ना, इसका आंसर बी और डी होगा। नेक्स्ट, अब ये तो बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा कि नहीं? I- जाता है I2 के अंदर, 2I- प्लस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ClO3-, ये जा रहा है Cl- में, +5 से -1, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्रॉस करके भी कर सकते हो। 7 नेगेटिव इधर है, तो यहाँ पे 7H+ है, और 1 नेगेटिव इधर था, तो 6H+ आ जाएगा, 3H2 आ जाएगा, 6H+ 3H2O। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से, दोनों को ऐड कर देंगे, 6I- प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस 6H+ gives 3I2 प्लस Cl- प्लस 3H2O।
प्लस 3H2O। तो अब इसमें 6H+ को 3H2 से 4 बनाना, इसको 3H2 से 4 बनाएंगे, और यहां पे आ जाएगा 3H2 से 4 बनाने के बाद 3H से 4 नेगेटिव यहां लगाएंगे, H+ एक अलग से कर सकते हैं। तो इससे करके बैलेंस करना, इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 6 आएगा। आयोडाइड ऑक्सीडाइज हुआ है, ये तो दिख ही रहा है। आयोडाइड से क्या बना, I2। सल्फर इज रिड्यूस, सल्फर तो एज इट इज रहेगा, सल्फर रिड्यूस नहीं होगा। रिड्यूस क्या हुआ है, क्लोरीन रिड्यूस हुआ है यहाँ पे। H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये भी ट्रू आएगा। इसका आंसर आ जाएगा वो यही A B, और ये सबका सही है ना, ये इसका ABD आएगा आंसर। ये हुआ सही कि नहीं? यार पे सही है, गलत है ये? सर हाँ हो गया था। हम्म, सर ये सही होना चाहिए सर। हाँ, सर जेई की साइड पे इसका आंसर A and D दे रखा है, और ABD दोनों दे रखे हैं इसे। ABD है, ABD आंसर आएगा ये, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। यस सर। ABD आएगा। आयोडाइड ऑक्सीडाइज हुआ है, और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अभी बैलेंस करोगे तो निकल जाएगा। HSO4 नेगेटिव का 6 ही आएगा। 6, तुम चेक कर लो बेशक इसको, 6H2O4 लगा दो यहाँ पे। 6H2O4 और ये 6HSO4 नेगेटिव, 6HSO4 नेगेटिव करना, बैलेंस एक बार हो रही है कि नहीं इससे? चेक करो बैलेंस हो रही है कि नहीं है। यहाँ देखो एक बार, 6I- 3I2, Cl1, Cl1, O3, सल्फेट पूरा देखो, 6SO4 है, 6SO4 है, 6SO4 ये रहे। H कितने हैं यहाँ पे, 6 और 6 12, यहाँ पे 6 2 12, सब कुछ बैलेंस है इसमें। द पेयर ऑफ रिएजेंट दैट यील्ड पैरामेट्रिक स्पीसीज इज आर, पैरामेट्रिक स्पीसीज कौन से देंगे, Na एंड एक्सेस ऑफ एमोनिया। तुम्हें याद होगा ये, अगर किसी को याद होगा, मैंने भी कराया था, Na प्लस लिक्विड अमोनिया, कुछ याद आया कि नहीं अभी बर्च रिडक्शन के अंदर? नहीं याद? क्या बनता था इसमें, M+NH3 होल X प्लस, एक दो दिन पहले कराया है ये, प्लस इलेक्ट्रॉन NH3Y। तो ये एमोनेटेड कैटायंस की वजह से, सही ना, एमोनेटेड कैटायंस की वजह से ये सही है। एक मिनट रुकेंगे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट देखना। अरे ये क्या कहते हैं, अर्पित आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर आ गई, अभी नहीं आ रही थी, अब देखो आ गई। कॉपर, हाँ ध्यान ध्यान सुन लेंगे इधर। ये थर्ड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखना आगे कहीं ना कहीं मेंस में या एडवांस में आएगा। कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3। देखो कॉपर में डाइल्यूट HNO3 डालोगे, ध्यान रखना, कोई भी, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा सा।
कोई भी ऐसा मेटल जो लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन से डाइल्यूट HNO3 डाला उसके अंदर तो NO, और ज्यादा रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से और डाइल्यूट HNO3 डाला उसके अंदर तो उसमें N2O गैस, लाफिंग गैस मिलती है, N2O। और ध्यान रखना कंसंट्रेटेड HNO3 में हमेशा NO2 गैस मिलेगी। कॉपर नाइट्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में NO2 गैस। जिंक में डाला कंसंट्रेटेड HNO3, जिंक नाइट्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में NO2 गैस। ये एक बार करो जल्दी से ढंग से याद, इसको ढंग से याद करो जल्दी। अभी कम रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट HNO3 डाला तो NO गैस, ज्यादा रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट HNO3 डाला तो N2O। ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सही ना, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो नाइट्रोजन की स्टेट को ज्यादा कम करेगा। यहाँ पे ये जिंक है रिड्यूसिंग एजेंट और HNO3 है ऑक्सीडाइज एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है तो दूसरे की स्टेट को ज्यादा कम करेगा। N की स्टेट यहाँ +1 है, नाइट्रस ऑक्साइड। कॉपर कम रिएक्टिव है, तो उतना कम नहीं कर पाएगा स्टेट को, और आंसर आएगा NO। और कंसंट्रेटेड के साथ तो हमेशा क्या आएगा, NO2। और मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ, जो कि बहुत रिएक्टिव मेटल है, हमेशा H2 गैस मिलती है। नीट में, एम्स में पूछा हुआ है ये, समझ गए कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखिए इसके अंदर, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। ये नोट कर लेना ढंग से, भी आगे कहीं ना कहीं मैग्नीशियम हो या मैंगनीज हो तो उसमें वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं, यानी 6% HNO3 लगभग, उसमें H2 गैस मिलती है। डिटेल दूंगा, ये थोड़ा पी ब्लॉक के अंदर है पार्ट। अच्छा, O2 एंड 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, ये है हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं यहाँ पे, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, ये एंथ्राक्विनोल है, ये एंथ्राक्विनोल है, और ये 2 पे यहाँ पे इथाइल लगा देना, ET, सही ना। और यहाँ पे O2 डालेंगे ना तो ये बीच वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर आंसर देगा 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, इस टाइप से। डबल बॉन्ड हो इधर, डबल बॉन्ड हो नीचे, डबल बॉन्ड हो नीचे आएगा। एक मिनट रुकेंगे। हाँ, क्लियर हो गया क्या? इसमें मिलेगा साथ में H2O2, साथ में क्या मिलेगा, H2O2, और H2O2 होता है डायमैग्नेटिक, तो इससे आंसर इसका ABC आएगा। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन आएगा, साथ में H2O2 आएगा, H2O2 होता है डायमैग्नेटिक, तो आंसर इसका ये आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन, अब यहां से इंटीजर टाइप है। कंसीडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन्स इंक्लूडिंग स्टीरोइसोमर्स, मॉलिक्यूलर वेट 100। मॉलिक्यूलर वेट 100 वाला कीटोन अगर सोचना है तो मैं डायरेक्ट सोचूंगा कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, कीटोन है तो कम से कम 6 कार्बन सोचा तो 12 6 72, 6 कार्बन है, C6H12O ये बनना चाहिए। H12 तो 84 और प्लस 6 कार्बन वाला डायरेक्ट सोचना है इसको, इसमें टाइम लगा सकते तुम। तो यानी ये हेक्सेनॉन है, तो हेक्सेनॉन है, सारे पॉसिबल हेक्सेनॉन सोच लो। ये एक हेक्सेनॉन, दूसरा हेक्सेनॉन, तीसरा हेक्सेनॉन, जितने पॉसिबल हैं सब सोचो इसमें। तीसरा हेक्सेनॉन, चौथा हेक्सेनॉन, पांचवा, क्या इसके अलावा कोई और आएगा? क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं। ये 6 आ जाएंगे। अब इसे बोला कि जिसमें जो इसमें से रेसमिक मिक्सचर देगा, तो जिसमें पहले से काले सेंटर ना हो वो रेसमिक मिक्सचर देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पे NaBH छोड़ डालेंगे तो यहाँ H, यहाँ OH,
HOH बन जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे H, यहाँ OH, ये बन जाएगा। इसमें कार्य सेंटर ये है पहले से ही, तो इसमें अगर तुम NaBH4 डालोगे तो इसमें डायस्टीरो इस्मर्स मिलेंगे, तो ये नहीं होगा, इसमें डायस्टीरो इस्मर्स मिलेंगे। इसमें भी कार्य सेंटर कोई नहीं है। तीसरा ये हो गया, इसमें भी कार्य सेंटर कोई नहीं है। चौथा ये होगा, कार्य सेंटर आएगा। पांचवा ये हो गया, 5 आएगा आंसर का। समझ आया कि नहीं? ये 6 हैं, 6 में से 5 ये हैं जो देंगे रेसिमेट। क्लियर है कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? ये प्रथम अभय क्लास में है कि नहीं? हाँ सर यही हूँ। ठीक है मेरा। हाँ, ठीक है। कितने नंबर है तेरे प्रथम? सर 30। 6 नेगेटिव हो 30। गए। अच्छा, और अभय के कितने हैं? उसने नहीं दिया सर। अभय है क्लास में भी? यस सर। सही। नेक्स्ट नोट करेंगे। 30 से ऊपर किस किसके मार्क्स हैं? 30 से ऊपर है किसी के क्या? किसी के नहीं आए? 30 किसी के और किसके हैं 30? सिद्धार्थ के कितने? 30 हैं? ज्यादा हैं? सर उसके क्रिश के कितने 42 हैं? हैं। सिद्धार्थ के? यस सर। अच्छा, क्रिश के कितने हैं? क्रिश, तेरी वॉइस नहीं आती ढंग से कभी। चलो नोट करना भी आगे। लिस्ट ऑफ स्पीसीज, ये पेपर इजी वाले हैं, मेंस लेवल ही मानना इनको, ये बहुत देख करके दिया मैंने, इजी पेपर बिल्कुल। द लिस्ट ऑफ स्पीसीज हैविंग द फॉर्मूला XZ4 गिवन बिलो, डिफाइनिंग शेप ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ X एंड Z एटम, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप। DsP2 एवरेशन होनी चाहिए, या sp3d2 में दो लोन पेयर होने चाहिए, तो ये sp3d2 है, दो लोन पेयर, ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। SF4 नहीं होगा, सीसो शेप है। सीसो शेप है, नहीं होगा। SiF4 नहीं होगा, टेट्रल शेप है। BF4 नेगेटिव, टेट्रल शेप है, नहीं होगा। और BF4 नहीं होगा। BRF4 नेगेटिव, 4 सिग्मा दो लोन पेयर होगा ये भी। C1H3O42 नेगेटिव, इसमें ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 3D9 वाला केस है, तो इसमें DsP2 आ जाएगा, ये भी होगा आंसर। कॉपर 2 प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अगर 4 लिगेंड है तो बनाता है DsP2। FeCl42 नेगेटिव, वीक फील्ड लिगेंड है, sp3 आएगा, नहीं होगा। CuCl42 नेगेटिव, वीक फील्ड लिगेंड है, नहीं होगा। उसके बाद आ गया PtCl42 नेगेटिव, PT 5D का एलिमेंट है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड भी हो तो भी वो SFL की तरह बिहेव करेगा, ये भी होगा आंसर। तो आंसर 4 आ जाएंगे, इसमें 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट अब है among PBS, दिस इन सब के अंदर टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर्ड स्पीसीज। जिसने सॉल्ट एनालिसिस किया है मेरे पास उसको पता होगा इसका आंसर। PBS ब्लैक, CUS ब्लैक, HGS ब्लैक, MNS बफ, MNS बफ कलर होता है लाइट पिंक, MNS बफ हो गया। AG2S ब्लैक, NIS ब्लैक, COS ब्लैक, Bi2S3, ये थोड़ा डाउट में था उस समय भी, ये क्योंकि ब्राउन भी होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, वैसे इसको ब्लैक में काउंट कर सकते हैं, तो ये भी ब्लैक। तो SNH2 याद होगा, सोने सा आर्टिफिशियल येलो, आर्टिफिशियल येलो याद आ गया कि नहीं? सोने सा करके याद कराया था ये। तो ये कितने आ गए? 4, ये 3, ये 7 आएगा आंसर इसका। 7 आंसर आ जाएगा इसका। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर द कंपाउंड दिस, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं इसका डायरेक्ट बना रहा हूं, स्टैगर्ड फॉर्म, न्यूमैन में स्टैगर्ड, Cl, Cl और Br और Me है इसके साथ, Br और Me, इसके साथ नीचे Me है, और इधर आ जाएगा इसके साथ Br और Cl है, ऑपोजिट कर देना, Br और Me, Br यहाँ पे है तो Cl यहाँ पे, Me यहाँ पे, यही आएगा कि नहीं? नॉन जीरो वाले बनाने हैं, नॉन जीरो वाले। रोटेट कर दो एक को फिक्स करके, एक को फिक्स करके रोटेट कर दो। जैसे फ्रंट वाले को फिक्स कर दिया, पीछे वाले को रोटेट करो 120 से। स्टेबल भी होना चाहिए, नॉन जीरो डाइपोल भी होना चाहिए। इसकी नॉन जीरो है डाइपोल चेक करना, यहाँ पे Br है, यहाँ Br है, कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि Cl और Me है, तो यहाँ पे आ गया 120 से रोटेट करने के बाद, ये Cl Br Me फिक्स है, और यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ आ जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा Me, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। फिर 120 से रोटेट कर दो उसको, 120 से ऊपर फिक्स है, Cl Br फ्रंट में, Me, उसके बाद 120 से रोटेट करने का Cl नीचे आ गया, Cl नीचे आ गया, Br यहाँ आ जाएगा, और Me यहाँ आ जाएगा, तो इसमें भी नॉन जीरो है। अब आगे रोटेट करोगे 120 से तो सेम ये रिपीट हो जाएगा, ये वाला तो सेम ये रिपीट हो जाएगा, इसलिए 3 ही आंसर आएगा इसका। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो इसका सेम आंसर आएगा।
कॉम्प्लीमेंट कभी भी निकालनी है ऐसे में तो हमेशा पहले न्यूमैन बनाना। फिर कंसीडर द रिएजेंट दिस एसिडिफाइड K2Cr7 alkaline के नंबर 4 COSO4 H2O2 Cl2O3 FeCl3 HNO3 and Na2H2O3 टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट दैट कैन ऑक्सीडाइज एक्वस आयोडीन। अब ये क्वेश्चन है जिसमें डी ब्लॉक भी है, सॉल्ट एनालिसिस भी है, वो सब मिला करके है, रेडॉक्स भी कहते हो, रेडॉक्स भी है। तो एसिडिफाइड K2Cr27 से तुम्हें याद होगा I-I2 मिलता था, तो ये होगा आंसर। एल्कलाइन के NO4 आयोडाइड आयन को किसमें करता था, याद है कुछ क्या? IO3 माइनस। IO3 माइनस, तो इसलिए आंसर ये नहीं होगा, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। हालांकि पहले I2 ही बनता है लेकिन अल्कलाइन मीडियम में वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा IO3 नेगेटिव में, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। COSO4 प्लस I माइनस तुम्हें पता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Cu2I2 प्लस I2 मिलता है, कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस 1 में चला जाता है और साथ में I2 भी मिलता है, तो ये भी होगा। H2O2 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है, I माइनस को I2 में कर देगा। Cl2 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी I माइनस को I2 में कर देगा, खुद Cl नेगेटिव में चला जाएगा। ओजोन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I माइनस को I2 में कर देगा। FeCl3 में Fe+3 में है, I माइनस को I2 में कर देगा। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा, तो ये भी खुद चला जाएगा NO2 के अंदर और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 के अंदर। Na2H2O3 I2 से रिएक्ट करता है बट नॉट विद I माइनस, नॉट विद I माइनस, ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए, तो इसे ये नहीं करेगा। तो आंसर देख लो ऊपर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर आएगा इसका भी। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, देखो 16th क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, नेचुरली अकरिंग बोला है तो इसलिए 20 के 20 अमीनो एसिड तुम्हें पता होने चाहिए। ऑब्टेन बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेप्टाइड शोन, तो इसमें हाइड्रोलिसिस करना है। देखो यहां से क्लीवेज, यहाँ H, यहाँ OH, यहां से क्लीवेज, यहाँ OH, यहाँ H, फिर यहां से क्लीवेज, यहाँ H, यहाँ OH, तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे ये मिल गया एक NH2CH2COH ग्लाइसिन, और ये कोई अमीनो एसिड नहीं है, ये वाला, ये कोई अमीनो एसिड नहीं है, यहाँ पे अमीनो एसिड वही ग्लाइसिन ही आ रहा है इधर, ग्लाइसिन ग्लाइसिन है ना, और उसके आगे देखोगे ना तो ये साइक्लोप्रोपाइल वाला कोई अमीनो एसिड नहीं होता। बाकी बनाओगे कहीं पे कोई नहीं बनने वाला, कहीं पे कोई भी नहीं बनेगा, यहाँ पे भी क्या आएगा NH2, यहाँ OH, अब कोई नहीं बनेगा इसमें, समझ गए कि नहीं? तो इससे आंसर इसका एक ही आएगा, H या OH, अब कोई भी बना लो सारे, आपको नहीं बनेगा यहाँ पे कोई भी, इसलिए आंसर इसका आएगा 1 ओनली, ग्लाइसिन। इसलिए अमीनो एसिड की शेप पता होनी चाहिए। इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर्स N4L1 ms माइनस हाफ, N4 है L1 है, L1 है इसका मतलब M हो गया -1 0 +1 है ना, N4 है और ML1 होना चाहिए, यानी ये आ गया -1 और +1 दोनों होते हैं, -1 +1, N4 तो L क्या होगा 0 1 2 3, जीरो से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें 1 आता ही नहीं है। 1 में आएगा +-1 2 ऑर्बिटल, 2 में आएगा +-1 2 ऑर्बिटल, 3 में भी आएगा +-1 तो 2 ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल आ गए 6, 6 में इलेक्ट्रॉन होते 12, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ -हाफ वाले, तो आंसर 6 ही आ जाएगा, आधे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये तो वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज 6.023 into 10⁻23 मोल इनवर्स एंड द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज 1.38 into 10⁻23। ये क्वेश्चन है स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो तुम्हें पता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है R/N0, और हमें निकालने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R में, R क्या हो जाएगा K into N0, K into N0, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 है, तो 4 ही आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद, ये तो तुम K into N0 निकालोगे 4 ही आंसर आएगा इसके अंदर भी, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, मिनिमम चेक करते हैं इसमें, तो आंसर 4 आ जाएगा इसका। A compound H2X with molar weight 80 is dissolved in a solvent having density 0.4, डेंसिटी है सॉल्वेंट की 0.4। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है assuming no change in volume upon dissolution, यानी सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है। मोलैलिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन है, 3.2 मोलर सॉल्यूशन है, मोलैलिटी निकालनी है, मोलर है ये, तो 3.2 मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन है ये, इसका 1 लीटर सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट है 1 लीटर, डेंसिटी है उसकी 0.4, हो गया 400 ग्राम, 3.2/400 इंटू 1000, तो 0 2 कैंसिल, 32/4 8 आंसर आ जाएगा, 32/4 8 आंसर आ जाएगा। MX2 डिसोसिएट्स इनटू M2+ एंड X- आयंस, ये इसमें डिसोसिएट करता है विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ 0.5, 50% डिसोसिएट कर रहा है ये। द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन द वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन, जब डिसोसिएट नहीं कर रहा है एक बार, और एक बार जब डिसोसिएट कर रहा है, यानी डेल्टा टीएफ का रेशियो निकालना है, एक बार ऑब्जर्व्ड और एक बार जब आई को नहीं लेना है। तो ये ऊपर आई आएगा कि आई के एफ एम आएगा, नीचे सिर्फ के एफ एम आएगा, तो सिर्फ तुम्हें वैल्यू निकालनी है आई की, आई आएगा ना ऊपर रेशियो दोनों का, आई आना है, और एम एक्स टू है, ये फॉर्मूला एम एक्स टू बनेगा ना, टूटेगा एम टू प्लस प्लस टू एक्स माइनस, वन में से अल्फा गया, अल्फा टू अल्फा, आई आया वन माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, वन प्लस टू अल्फा आएगा, अल्फा है 0.5, तो आंसर आ जाएगा 2, और इसका फाइनल आंसर भी आएगा 2। ये पेपर इजी वाला था, समझ गए कि नहीं है? यहां तक तुम एक बार रिपीट कर लेना पूरा पेपर ढंग से, एक एक चीज ढंग से रिपीट करना, और जो अच्छे क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लेना। बीच बीच में मैं ऐसे एडवांस के इजी वाले पेपर दूंगा, ये कर लेना जरूर सब, सही ना? करके और पीडीएफ भेजना जरूर करके, और मंडे का टेस्ट प्रिपेयर करके आना। मंडे को भी होता है फाइल लेके आना तुम लोग, मंडे को भी होता है टेस्ट ले लूं क्लास में। चलो कर लेना पेपर ये वाला।